पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही नए कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा है कि पिछले 6 महीने से कानून लागू है, लेकिन कोई शिकायत नहीं आई है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार के बाद एक सबसे बड़ा झूठ एमएसपी पर बोला जा रहा है। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ही क्यों करते। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार क्रेडिट के लिए काम नहीं करती है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में किसानों की सिर्फ एक बार ही कर्ज माफी की गई, वो भी 50,000 करोड़, जबकि उनकी सरकार हर साल इससे ज्यादा पैसे किसानों के खाते में भेज रही है। कृषि सुधार, ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। कम अधिक सभी संगठनों ने इन पर विमर्श किया है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट्स, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहां के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। जबकि किसानों के लिए संवेदनशील, किसानों के लिए समर्पित हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे, वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए,
समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। वहीं प्रधानमंत्री ने किसानों को बताया कि एमएसपी पर इस कानून का कोई असर नहीं होगा। एमएसपी बढ़ाना ही हमारी प्राथमिकता है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। एमएसपी को लेकर एमपी कांग्रेस ने आंकड़े जारी कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि यूपीए सरकार के दौरान गेहूं के दाम 600 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए हुए और बीजेपी सरकार में 1400 से बढ़कर 1900 रुपए हुए। कांग्रेस ने कहा कि यूपीए में 120% और बीजेपी सरकार में 40% की एमएसपी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बीजेपी किसान सम्मेलन में गलत जानकारी दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि मनमोहन सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की और कमलनाथ ने 27 लाख किसानों को कर्ज माफ किया। कांग्रेस ने एमपी में एमएसपी को लेकर कानून बनाने की भी मांग की। हमारी सरकार प्रदेश में बनने के बाद कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। भाजपा के नेता छलने की कोशिश कर रहे हैं। आज किसान बिल के संदर्भ में देश का किसान आंदोलन कर रहा है। शिवराज जी में अगर कुछ भी नैतिकता बची है, किसान हितैषी हैं, किसान पुत्र कहते हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश के लिए एमएसपी के संदर्भ में कानून बनाएं और किसानों को इस तरह से छलना, धोखा देना बंद करें। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात को लेकर एमपी कांग्रेस का कहना है कि वो पार्टी की आगामी रणनीतियों को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सीबीडीटी के नोटिस के बाद अब कमलनाथ का दिल्ली आना जाना लगा रहेगा। दिल्ली जाएंगे तो सभी से मिलेंगे, राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे, राष्ट्रीय मसलों पर भी बात होगी, प्रदेश के मसलों पर भी बात होगी और उनका जो व्यक्तित्व है समाधान की दिशा में चलता है, समाधान कारक है। इसलिए जो आज छोटी छोटी समस्याएं पार्टी के अंदर हैं उनके समाधान भी निकलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश को भी वो सजाएंगे और देश में भी जो आवश्यक होगा उसके लिए अपने सुझाव रखेंगे। अब एफआईआर दर्ज हो रही है, सब मामला चुनाव आयोग के समक्ष जा चुका है, ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी का चरित्र रहा है, एक व्यापारी चरित्र जो रहा है, उसके नाते कहीं ना कहीं ऐसा मामला होगा जिसके तहत उनको वहां पे तलब किया गया है। कमलनाथ जी लगातार इस तरह की राजनीति करते रहे जिसमें पैसों की बंदरबाट को लेकर बहुत सारे भ्रम की स्थिति पहले भी रही है। किसी को 5 लाख दिए जाते हैं, किसी को 50 लाख दिए जाते हैं, किसी को 2.5 लाख दिए जाते हैं। इतना फर्क जो प्रत्याशियों में करते थे उससे भी कहीं ना कहीं इनके कुनबे में असर आया है। हमें लगता है निश्चित रूप से उनके वो दिन दूर नहीं जब परमानेंट उन्हें दिल्ली यहां से भेज दिया जाएगा। 2019 लोकसभा चुनाव में पैसों के लेन देन के आरोप में एमपी के 4 पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई। चुनाव आयोग ने यह सिफारिश की है और इस मामले पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का कहना है कि चुनाव के वक्त संज्ञान लिए गए मामलों पर चुनाव आयोग इलेक्शन हो जाने के बाद भी कार्रवाई कर सकता है।
उन्होंने कहा कि आयकर के छापों के बाद मिले इनपुट पर आयोग ने सीबीडीटी को जांच दी थी और अब सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग ने एमपी के 4 अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। जिस तरह से चुनाव में धनबल का उपयोग बढ़ रहा है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ थोड़ा बहुत सत्य जरूर हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए, जिससे कि पूरी मशीनरी, सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं इस तरह के काम में या इस तरह के कर्तव्य निष्पादन में, वो लोग सतर्क रहें और इस तरह की बातें ना हो। एमपी में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर किसान चिंतित है। पहले से ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से बढ़ती महंगाई में राहत देने की मांग की है कि भाई पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया, डीजल का ज़्यादा बढ़ गया। अब किसानी आदमी कहाँ से कर पाएगा? किसानी कहाँ से कर पाएगा आदमी? भाई जो किसान के पास फसल है उसका रेट नहीं मिलता। बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी सर, बहुत मुश्किलें बढ़ेंगी। बताइए फिर कौन किसान आदमी क्या बोलते, जब गल्ला ही नहीं बिकेगा हमारा तेज रेट में, तो क्या बोलते हैं कि हम कहाँ से पूर्ति करेंगे बिजली की? पता मोड़ा मोड़ी पालक तुम्हारे बिजली का बिल दें या पेट्रोल का पेट भरें अपन हैं। छतरपुर में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले को ही 24 घंटे के अंदर शिकायत वापस लेने के आदेश के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। नगर परिषद ने अब इस आदेश को क्लेरिकल मिस्टेक बताया है। बक्सवाहा के रहने वाले दौलत विजय माली ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इस पर नगर परिषद की तरफ से जारी नोटिस में विजय माली से ही 24 घंटे के अंदर शिकायत वापस लेने को कहा गया। मामला सामने आया तो नगर परिषद ने इस पूरे मामले पर सफाई जारी की। नगर परिषद की तरफ से जो सफाई आई है उसमें लिखा गया है कि 24 घंटे के अंदर काम को बंद करने का आदेश दिया जाना था, लेकिन गलती से 24 घंटे के अंदर शिकायत बंद करने का आदेश लिख दिया गया। हेल्पलाइन शिकायत की, सीएफ हेल्पलाइन शिकायत की, उसके द्वारा मुझे सीएमओ के द्वारा माने जी वो लगा कि हम तुम्हारे कटवा देंगे, चालान FIR कटवा देंगे अगर तुमने हेल्पलाइन वापस नहीं की तो, वापस नहीं ली तो मैं श्रीमान जी क्या करूँगा, गरीब आदमी हूँ। ये किसने कहा कि आपकी सीएम हेल्पलाइन अगर आपने वापस नहीं ली तो मामला दर्ज करवा दूंगी? सीएमओ साहब ने नोटिस भी दिया हमको। नकली प्लाज्मा कांड में ग्वालियर जिला प्रशासन अब सख्त कदम उठा रहा है। कलेक्टर ने नकली प्लाज्मा कांड के मास्टरमाइंड के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। नकली प्लाज्मा बेचने के मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है। इसके साथ ही इस तरह का फर्जीवाड़ा आगे ना हो, इसके लिए भी जिला प्रशासन एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाएगा। जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ ही ब्लड बैंक, पैथ लैब और इस सॉफ्टवेयर के दायरे में नजर आएंगे और सभी को इस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर किया जाएगा, जिसके बाद ब्लड और प्लाज्मा के लेन देन की पूरी डिटेल इस सॉफ्टवेयर में अपडेट होगी। बीती 10 दिसंबर को नकली प्लाज्मा चढ़ाने के बाद दतिया के रहने वाले मनोज गुप्ता की मौत हुई थी और उसके बाद ही पूरा मामला खुलकर सामने आया था। इंदौर में रोड रेज ने एक युवक की जान ले ली। मामला है पलासिया इलाके के हातिम चौराहे का। दर्दनाक घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गुरुवार को आर्किटेक्ट की कार से स्कूटी को मामूली टक्कर लग गई, जिसके बाद गुस्साए स्कूटी सवार ने कार सवार से विवाद शुरू कर दिया। स्कूटी सवार ने आर्किटेक्ट को धक्का दे दिया, जिससे वो पास से गुजर रहे डंपर के पिछले वाले टायर के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी स्कूटी सवार को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। और यहां पर रोकने छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छिंदवाड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। मामला है परासिया इलाके का। आरोप है कि लवकुश अग्रवाल ने सरकारी जमीन पर बहुमंजिला एलके टावर का निर्माण किया है और इसी को पुलिस प्रशासन गिराने पहुंचा था, जिसके विरोध में कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और सुनील उइके के साथ उनके समर्थक धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया और एलके टावर को गिराने की कार्रवाई शुरू की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और लवकुश अग्रवाल के वकील ने कहा कि टावर तोड़ने पहुंची टीम के पास कोई लिखित आदेश नहीं है। आरोप भी लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हाईकोर्ट जाने की भी बात कही गई है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि WCL की जमीन पर अतिक्रमण कर टावर बनाया गया था, जिसे नगरपालिका के सहयोग से गिराया गया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान शिलालेख मिले हैं, जिसके बाद खुदाई का काम रोक दिया गया है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग को जानकारी दी गई है। मंदिर के मुख्य द्वार की 23 फीट की खुदाई करने के बाद शिलालेख मिले हैं, जो पुरातन काल के बताए जा रहे हैं। मंदिर समिति के अधिकारियों ने इसके बाद कार्य फिलहाल रोक दिया है। आपको ये बता दें कि उज्जैन विकास प्राधिकरण मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है और इसके लिए कई जगह 20 से 40 फीट तक खुदाई प्रस्तावित है। ये काम पिछले करीब 1 साल से चल रहा है, जिसके तहत सभी सुविधा युक्त पार्किंग, शौचालय, महाकाल मंदिर का मुख्य द्वार समेत अन्य जगहों का सुंदरीकरण होना है। जब कुछ खुदाई हो रही थी तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स खुदाई के दौरान वहाँ पर दिखे हैं। प्रथम दृष्टया वो देखने में काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स या संरचनाएं लग रही है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहाँ पर अभी खुदाई का काम बंद कर दिया है। तो इसमें जो विशेषज्ञ लोग हैं SI के, GSI के और जो उज्जैन के लोग हैं, उनको हम एक बार बुला रहे हैं। उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई होगी इसमें। खबर पन्ना से है, जहां सड़क पर एक तेंदुआ नजर आया है। मामला है पवई वन परिक्षेत्र के चांद घाटी का, जहां देर रात लोगों को सड़क पर एक तेंदुआ दिखा। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम इलाके का जायजा लेकर तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। हमारे द्वारा जिस स्टाफ के साथ लगातार जो है उस क्षेत्र में भ्रमण किया गया है और उसके जो वायरल वीडियो है तेंदुए के पकड़वार देखने का प्रयास किया गया है।